हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन इन होम साइंस टीचिंग, गृह विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध। मानव चिंतन के आरंभिक काल में अर्जित ज्ञान की मात्रा काफ़ी कम थी। इस कारण समस्त ज्ञान का मात्र एक विषय दर्शन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। ज्ञान की मात्रा की वृद्धि के साथ साथ ये अनुभव किया जाने लगा कि समस्त ज्ञान के गहन अध्ययन हेतु इसको एक विषय के अंतर्गत रखना संभव नहीं है। इससे सीखने की प्रक्रिया में जटिलता आ जाती है। फलस्वरूप दर्शन से ज्ञान की विभिन्न शाखाएं पृथक होती गईं, जैसे विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल इत्यादि। अब तो स्थिति ये आ गई कि एक भाग भी आगे छोटे छोटे पृथक विभागों में विभाजित हो गया। इस प्रकार सूक्ष्म विभाजन की ये प्रक्रिया आज तक चली आ रही है। इस संबंध में डॉक्टर B.K. माहेश्वरी ने लिखा है, मानव मस्तिष्क एक पूर्ण इकाई की भांति कार्य करता है। वह ज्ञान को उसके समग्र रूप में ग्रहण करता है। ज्ञान को भिन्न भिन्न कोष्ठों में विभाजित करके उसके सम्मुख प्रस्तुत करना उचित नहीं है। इससे उसके मस्तिष्क की स्वाभाविक कार्य प्रणाली प्रभावित नहीं होती एवं उसका संतुलित विकास अवरोधित हो जाता है। वह ज्ञानार्जन के उद्देश्य के प्रति भ्रमित हो जाता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो मानव मस्तिष्क है वह पूर्ण इकाई की तरह कार्य करता है और ज्ञान को उसके समग्र रूप में ग्रहण करता है। ज्ञान को पृथक पृथक कोष्ठों में विभाजित करके उसके सम्मुख प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। इससे उसके मस्तिष्क की स्वाभाविक कार्य प्रणाली यानी कि जो वास्तविक रूप में प्राकृतिक रूप में कार्य प्रणाली प्रभावित नहीं हो पाती है और उसका जो संतुलित विकास होता है अवरोधित हो जाता है, यानी कि उसका विकास असंतुलित हो जाता है। वह ज्ञानार्जन के उद्देश्य के प्रति भ्रमित हो जाता है। इस कारण ही जो है सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो छोटे छोटे विभाजन के फलस्वरूप अधिगम प्रणाली में तो सरलता आ जाती है एवं ज्ञानार्जन की संभावनाएं बढ़ गई हैं, किंतु ज्ञानार्जन साधन है, साधन नहीं है। ये छात्रों में वांछित व्यवहारिक परिवर्तन लाने का साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। ज्ञान के इस प्रकार के विभाजन का परिणाम ये हुआ कि उसकी स्वाभाविकता नष्ट हो गई, उसका जीवन से संबंधित या संबंध हट गया, वह सूक्ष्म होकर सांकेतिक हो गया। दैनिक जीवन से अलगाव के अतिरिक्त विषयों का आपसी संबंध भी समाप्त हो गया। परिणाम ये हुआ कि यह विविधता छात्रों के लिए भ्रम का कारण बन गई एवं उसके संतुलित विकास में बाधक बन गई। इस पृथकता के विरोध में एक विषयों के सहसंबंध के पक्ष में आवाज उठाने वाले शिक्षाविदों में हार्वर्ड सर्वप्रथम थे। बाद में जॉन डेवी ने भी इसके महत्व पर अत्यधिक बल दिया। भारत में महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा में सहसंबंध के आधार पर शिक्षा देने का समर्थन किया। वर्तमान शिक्षालयों में पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों को इस प्रकार पढ़ाया जाता है कि वे एक दूसरे से बिल्कुल पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविक तथ्य ये है कि ज्ञान एक अविभाजित है। हम केवल अध्यापन तथा अध्ययन की सुविधा के लिए उसे विभिन्न अंगों में यानी कि विषयों में बांट लेते हैं। इस प्रकार समस्त विषय पृथक पृथक ना होकर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हमारे शिक्षालयों में विभिन्न विषयों जैसे कि भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र, भाषा, रेखागणित, बीजगणित, चित्रकला आदि के विशेष योग्यता प्राप्त शिक्षक ज्ञान की इस एकता को भूलकर बालकों को अपने अपने विषयों के अध्यापन में तल्लीन रहते हैं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि बालक विविध उद्देश्यों में उलझ जाते हैं और उन्हें किसी भी विषय का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है।
इसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने शिक्षा में सहसंबंध या सानुबंध शिक्षा पद्धति मेथड ऑफ कोरिलेशन ऑफ स्टडीज का प्रतिपादन किया। अब हम इस प्रश्न में इस पद्धति के स्वरूप, उपयोगिता तथा प्रयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षा में सहसंबंध पद्धति का अर्थ देखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, एक विषय का दूसरे विषय के साथ अध्ययन करना, यानी कि एक विषय का किसी दूसरे विषय के साथ अध्ययन करना या विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंध को शिक्षा के क्षेत्र में सहसंबंध के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन। तो मेयरहंस एवं लेहमन ने एक परिभाषा दी है कि व्यक्तियों के एक ही समूह से प्राप्त दो माप विन्यासों के बीच संबंध अथवा सहगमशीलता का स्तर द्योतक माप है। इस प्रकार अनेक शिक्षाविदों ने सहसंबंध को परिभाषित करने की चेष्टा की है। इन परिभाषाओं के आधार पर सहसंबंध के संदर्भ में तथ्य विकसित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे शिक्षा में सहसंबंध पद्धति का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ मेथड ऑफ कोरिलेशन ऑफ स्टडीज, किसी विषय का जो संबंध अन्य विषयों से होता है उसकी ओर बालक का या बालकों का ध्यान आकर्षित करते हुए उस विषय के पढ़ाने की विधि को शिक्षा में सहसंबंध का सानुबंध पद्धति कहते हैं। प्रचलित शिक्षालयों में छात्राओं के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए अनेक विषयों को पढ़ाया जाता है। ये विषय एक दूसरे से भिन्न भिन्न न होकर परस्पर संबंधित होते हैं। इन विषयों को पढ़ाने के दो रूप हो सकते हैं। पहला, बिना ये ध्यान दिए हुए कि ये विषय एक दूसरे से संबंधित हैं, सभी विषयों के एक दूसरे से संबंधों की उपेक्षा कर पृथक पृथक पढ़ाया जाए, जैसा कि आजकल होता है। और दूसरे, इन विषयों की अविच्छिन्नता, एकता और पारस्परिक संबंध प्रदर्शित करते हुए किसी विषय को पढ़ाया जाए जिससे वह बालकों के लिए सरल, स्पष्ट तथा बोधगम्य हो जाए। दूसरे प्रकार के शिक्षण को शिक्षा में सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन ऑफ स्टडीज तथा पढ़ाने की विधि को सहसंबंध शिक्षा विधि या सानुबंध विधि मेथड ऑफ कोरिलेशन ऑफ स्टडीज कहते हैं। गिवन महोदय के शब्दों में तथ्य और विचार मस्तिष्क में केवल तभी वास्तविक तथा उपयोगी प्रभाव डालते हैं जबकि मस्तिष्क दूसरे तथ्यों तथा विचारों के साथ उन्हें क्रमबद्ध तथा संबंधित नहीं कर लेता जैसे कि वे उत्पन्न हुए हैं। Facts and ideas have a real and useful influence over the mind only when the mind systematically and coordinates them with other facts and ideas as they are produced। विभिन्न विषयों के आंतरिक तथा अवश्यंभावी संबंध का अवलोकन करना ये प्रत्यय सुदृढ़ आधारों पर खड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे ये सुदृढ़ आधार कौन कौन से हैं, जिसमें है मानव मस्तिष्क एक पूर्ण इकाई की भांति कार्य करता है। वह ज्ञान को उसके समग्र रूप में ग्रहण करता है। ज्ञान को पृथक पृथक कोष्ठों में विभाजित करके उसके सम्मुख प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। इससे उसके मस्तिष्क की स्वाभाविक कार्य प्रणाली प्रभावित नहीं होती एवं उसका संतुलित विकास अवरोधित हो जाता है। यह ज्ञानार्जन के उद्देश्य के प्रति भ्रमित हो जाता है। प्रत्येक विषय के पूर्णतया पृथक पृथक अध्यापन से यह मिथ्या धारणा छात्रों में विकसित हो जाती है कि प्रत्येक अनुशासन अपने में पूर्णतया अलग है और उनमें परस्पर किसी प्रकार का अंतःसंबंध नहीं है। इससे उनका चिंतन एकांगी हो जाता है। मानव मस्तिष्क के अनुभवों का स्थिरीकरण समन्वित रूप में होता है यदि उसके अनुभवों का विश्लेषण किया जाए एवं उनको पृथक पृथक विषयों के दृष्टिकोण से विभाजित करने का प्रयास किया जाए तो ज्ञात होगा कि उनका प्रतिवेश एक मिश्रण के समरूप है। ऐसा नहीं होता कि उसे कभी ऐतिहासिक अनुभव हो तो कभी भौगोलिक अथवा वैज्ञानिक
शक्ति एवं समय की बचत हेतु भी सहसंबंध स्थापित करना उपयोगी होता है। विज्ञान शिक्षण में कुछ प्रकरण ऐसे भी आते हैं जो अन्य विषयों में भी होते हैं। उदाहरण के लिए आयतन गणित के अंतर्गत भी है। सानुबंधित ढंग से पढ़ाने से वही प्रसंग बार बार नहीं पढ़ाना पड़ता। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अर्थपूर्ण आधार पर सीखा गया ज्ञान उस ज्ञान की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है जो आधारहीन है। सहसंबंध में क्योंकि ज्ञान कुछ ठोस वस्तुओं, घटनाओं एवं परिस्थितियों से संबंधित होता है, इस कारण अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। जीवन से असंबंधित ज्ञान अव्यावहारिक होता है, यानी कि जब जीवन से उसका कोई संबंध ही नहीं है तो व्यवहारिक होने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, अतः अव्यावहारिक होता है एवं उसमें एक संतुलित व्यक्तित्व विकसित नहीं होता। जब ज्ञान अपने समग्र रूप में छात्रों को प्राप्त होता है तो उनमें वांछनीय अभिवृत्तियों के विकास में सहायक होता है। यदि ज्ञान को जीवन से संबंधित करके देखा जाए एवं विभिन्न विषयों का अंतर संबंध स्पष्ट हो तो छात्र वर्तमान पृष्ठभूमि के संदर्भ में उसको समझता है। इस प्रकार समझना सरल एवं सार्थक होता है। साथ ही साथ पूर्व पृष्ठभूमि के आधार पर उसके मस्तिष्क में नवीन पृष्ठभूमि का सृजन भी होता है, जिसके आधार पर वह नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। अधिगम प्रक्रिया के दृष्टिकोण से भी सहसंबंध उपयोगी है। ऐसा ज्ञान जो मात्र सैद्धांतिक तथ्यों पर आधारित होता है और जिसकी प्रकृति शाब्दिक एवं सांकेतिक हो एवं जो जीवन से असंबंधित हो और केवल स्मृति पर आधारित हो, छात्र बिना उसकी जीवन में सार्थकता को दृष्टिगत रखे उसे स्मरण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार ज्ञान उसके मस्तिष्क पर भार की तरह बन जाता है। इस प्रकार एक विषय का दूसरे विषय के साथ अध्ययन करना विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंध शिक्षा में सहसंबंध के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा में सहसंबंध पद्धति के आधार, शिक्षा में सहसंबंध के प्रकार आदि। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।